बच्चों गुड मॉर्निंग। मैं ग्रैंड ट्यूटोरियल टीम की ओर से आप लोग का स्वागत करता हूं। मैं राजेश कुमार जो ग्रैंड ट्यूटोरियल का फाउंडर भी हूं और यहां पे केमिस्ट्री भी पढ़ाता हूं साथ में। और ग्रैंड ट्यूटोरियल इंस्टीट्यूट एक धनबाद के प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूटों में से एक है जो बच्चों के कैरियर को ऊंची उड़ान भरने में हमेशा सहायक रही। और इस YouTube चैनल के माध्यम से मैं लोगों तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि विगत कई वर्षों से हर स्टूडेंट ने सफलता की ऐसे श्रेणियों में पहुंचा है जहां से उसने कोचिंग के नाम को एक शिखर तक पहुंचा दिया। ये नहीं कि प्रचार प्रसार के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूं, ये नहीं कि मार्केटिंग करके या ऐड करके, ये सब नहीं। मैंने सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट की सफलता जो यहाँ से पढ़ चुके हैं क्लासरूम के स्टडी में, वो जानते हैं कि इस इंस्टीट्यूशन में क्या मिलता है। इसमें जो एजुकेशन होता है वो सिर्फ बोर्ड लेवल या कंपटीशन लेवल नहीं, दोनों के समाहित के रूप में होता है। एक साथ बच्चों को बेसिक से पढ़ाया जाता है जिससे कि वो अपने बोर्ड के एग्जामिनेशन में भी अच्छों से अच्छा रिजल्ट ला सके और बच्चों के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। क्योंकि जब तक बेसिक का नॉलेज नहीं होता है तब तक कॉम्पिटिशन्स में कोई फायदा नहीं। ऐसे ही मैट्रिक का एग्जाम देते हैं हम लोग अपने फ्यूचर को देख करके सब्जेक्ट को चुनने के लिए आजादी। अब प्रॉब्लम ना यहीं पे बच्चों का सबसे बड़ा आता है कि वो जो आजादी मिलता है वो कुछ बच्चे होते हैं जो अपने आजादी का सही प्रयोग करते हैं कि हमको इंडिपेंडेंस से मिला है कि सब्जेक्ट चूज करते हैं। क्योंकि हम लोग के पास अब मैट्रिक के एग्जामिनेशन के बाद बेसिक 3 स्ट्रीम है, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स। अब ये बच्चे को अपने अकॉर्डिंगली चुनना चाहिए कि हमको किस चीज में जाना है, जो फ्यूचर को ध्यान रखे कि आने वाले भविष्य में कौन हमको ज्यादा से ज्यादा सफलता दिला सकता है। उस सफलता के अकॉर्डिंगली आपको अपना स्ट्रीम चुनना चाहिए जिसमें आपको मन लगना चाहिए। ये नहीं कि पड़ोसी साइंस ले रहा है तो हम भी साइंस ले लिए, पता चला मन ही नहीं लग रहा है तो वैसा साइंस किसी काम का नहीं। ये नहीं कि पड़ोसी आर्ट्स ले रहा है, आईएएस का तैयारी कर रहा है, हम भी आर्ट्स ले लिए, दिन भर घूम रहे हैं, तो वैसा कोई फायदा नहीं। आप अपने मन से एक सवाल करिए कि हमको क्या सफलता पाना है और उस सफलता के श्रेणी में जाने के लिए आपको निरंतर अभ्यास भी करना पड़ेगा। उसके बाद आप प्रॉपर एक सब्जेक्ट को चुनना पड़ेगा या स्ट्रीम को चुनना पड़ेगा। वो जो आप एक स्ट्रीम चुनेंगे वो या तो साइंस हो सकता है या आर्ट्स हो सकता है या कॉमर्स हो सकता है। अब आपको ये निश्चय करना है कि आपको चुनना क्या और ये देख करके चुनना है कि हमको फ्यूचर में ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटी कौन देगा, which can give the more opportunity, which stream can give more opportunity। साइंस में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है आपको ये समझना पड़ेगा। जैसे साइंस जो बंदे लेते हैं, जो भी बंदे साइंस ले रहे हैं वो क्या कर सकते हैं। हम लोग से सोचते हैं कि साइंस लेके क्या कर सकते हैं, इंजीनियरिंग कर सकते हैं। नहीं, जो साइंस लेने वाले बंदे होते हैं वो इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं, अगर मैथ से लिए तो, अगर बायो से लिए तो मेडिकल भी कर सकते हैं, पारा मेडिकल भी। बैकग्राउंड से लेते हैं वो इंजीनियरिंग कर सकते हैं, एनडीए कर सकते हैं, मैरीन इंजीनियरिंग कर सकते हैं, एरोनॉटिक्स कर सकते हैं, स्पेस इंजीनियरिंग कर सकते हैं। आजकल तो बहुत सब। तो ये बात आप लोग को निश्चय करना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा कि मेरा फ्यूचर या अपॉर्चुनिटी ज्यादा से ज्यादा किस। और साइंस वाले बच्चे वो वापस ना बीकॉम भी कर सकते हैं, आर्ट्स भी कर सकते हैं, लेकिन जो एक बार कॉमर्स या आर्ट्स लेते हैं वो वापस साइंस नहीं कर सकते। हम ये नहीं बोलते हैं कि कॉमर्स खराब है, लेकिन क्या है कॉमर्स में भी एक बड़े से बड़े एक ग्रुप होते हैं जो सीए कर सकते हैं, आर्ट्स में भी अच्छे हैं। तो आपको निश्चय करना होगा सबसे पहले कि आपको क्या लेना, साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स। अगर हम साइंस लेते हैं तो आपको उसी तरह से निरंतर अभ्यास करना पड़ेगा, क्योंकि साइंस लेने का मतलब ये नहीं कि हम साइंस ले लिए तो मेरे पास अपॉर्चुनिटी बढ़ गया तो घर बैठे बैठे जॉब आ जाएगा, ऐसा नहीं। आपको लगातार उसमें मेहनत करना पड़ेगा और इतना मेहनत करना होगा कि आपको लगना चाहिए कि मैं कुछ जानना, क्योंकि जानना चाहता हूं। क्योंकि साइंस का मतलब ही होता है जिज्ञासा। अगर आपको ये टू नो अबाउट द नॉलेज, अगर आपको जिज्ञासा नहीं है तो साइंस का कोई वैल्यू नहीं। साइंस का मतलब ही होता है कि आप दो आधार पे जिज्ञासा कर सकते हैं, या अपने एक्सपीरियंस के आधार पे, अनुभव के आधार पे, या हम बोलते हैं उसको प्रायोगिक के आधार पे, एक्सपेरिमेंटल। अब जो अपने समाज में देखते हैं, अपने चारों तरफ देखते हैं, उसको अनुभव किया जाता है। जैसे ग्रेविटेशन का खोज हुआ, उसने अनुभव किया कि भाई सेब नीचे ही क्यों गिरता है, उस अनुभव से उसने ग्रेविटी को। इलेक्ट्रिसिटी का खोज, ऐसे उसमें लगातार आपको निरंतर ये सोचना पड़ेगा कि हमको और सीखना है, ऐसा सीखना है, मन से सीखना है, ये सब। तब आपके लिए अपॉर्चुनिटी का सब्जेक्ट हो सकता है, नहीं तो साइंस आपके लिए फिर कोई काम का नहीं।
अब आते हैं कि लोग साइंस जो होता है वो एक अपॉर्चुनिटी सब्जेक्ट है। अगर हम 11 12 में साइंस लेकर के पढ़ते हैं तो मेरे पास सर अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है? आपके पास नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज है। आप इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं जो मैथ वाले लेते हैं, और सिर्फ इंजीनियरिंग जो भी मैथ के स्ट्रीम में लेते हैं वो सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं कर सकते, एनडीए भी कर सकते हैं, नेवी भी, मैरिन इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं, नेवी भी कर सकते हैं, एरोनॉटिक्स भी कर सकते हैं, स्पेस इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं। नंबर ऑफ पार्ट होते हैं। और जो बायो से स्ट्रीम में रहते हैं वो क्या कर सकते हैं? मेडिकल कर सकते हैं, जिससे कि वो डॉक्टर्स हो सकते हैं, पैरामेडिकल्स कर सकते हैं, पैथोलॉजिकल कर सकते हैं। नंबर ऑफ स्ट्रीम्स है। तो डिसाइड आपको करना है कि आपको कौन सा स्ट्रीम चुनना है और अपने फ्यूचर में क्या अपॉर्चुनिटीज आप अपने आप को क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि आप जितना ज्यादा अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेंगे उतना ज्यादा हम लोग के पास सक्सेस करने का चांसेस ज्यादा हो सकता है। अब हम लोग ये जानना चाहते हैं कि 12th या 11 12th में हम लोग को पढ़ाई कैसे करना चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपने 11 12 का जो फोकस किया है कि हमको इंजीनियरिंग करना है या मेडिकल करना है या क्या करना है उस पर डिपेंड है। अब बहुत से ऐसे भी बच्चे होते हैं जो सिर्फ ये सोचते हैं 11 12 पास करना है, दहेज बढ़ा देना। तो जब दहेज ही बढ़ाना है तो बस 11 12 अच्छे से कर लीजिए, हो गया। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि नहीं हमको इस साइंस को अगर हम पढ़ रहे हैं तो कुछ अच्छे से पढ़ना चाहिए जिससे हम अच्छे जगह प्लेस्ड हो सके, कुछ अच्छे कार्य कर सके, तो उसके लिए आपको निरंतर मेहनत करना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा कि हम साइंस जो लिए उसको एक मॉडिफाइड वे में पढ़ाई करें, तब जाकर के। अब जैसे बेसिक हम लोग को समझना चाहिए कि बेसिक क्या है। बेसिक का मतलब होता है हर वो छोटे छोटे चीज जिसकी मूल जरूरतें होती है। जैसे हम लोग मैथ का जब स्टार्ट करते हैं बचपन से तो पहले हम लोग को जोड़ सिखाया जाता है, घटाव या ये उसका बेसिक फंडामेंटल है। वैसे अब तक जो साइंस आप लोगों ने पढ़ा वो एक सिंपल साइंस था। अब जो आप लोग साइंस पढ़ेंगे वो एक एनालिटिकल, मतलब अब हम लोग प्रायोगिक एक्सपेरिमेंटल साइंस पढ़ेंगे, जो हम लोग को एक्सपेरिमेंटल से पढ़ना है, चाहे वो किसी भी फील्ड में, फिजिक्स हो सकते हैं, केमिस्ट्री हो सकते हैं, बायो हो सकते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, हमको बेसिक पे सबसे ज्यादा फोकस करना है। क्योंकि अगर आपका बेसिक बहुत बढ़िया हो गया तो फिर आपको ना तो बोर्ड का टेंशन होगा ना ही आपको किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का टेंशन होगा, क्योंकि आपको बेसिक फंडामेंटल आपको बहुत बढ़िया से करना है। इसलिए आप हो जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके बेसिक पर फोकस करना पड़ेगा। 10th तक में आप लोगों ने साइंस सब एक साथ पढ़ा। अब जब जैसे इससे आगे जब आप पढ़ना चाहेंगे स्टार्ट करते 11 12 बेसिस साइंस को अलग अलग भागों में बांटेंगे। एक फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, बायो है, जियोलॉजी है। हम लोग इस चैनल में या इस लेक्चर में हम लोग केमिस्ट्री के बारे में पढ़ना चाहते हैं और 11th के फर्स्ट चैप्टर का नाम होता है सम बेसिक कंसेप्ट इन केमिस्ट्री। मतलब हम लोग को पहले बेसिक कंसेप्ट पढ़ना है, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ये सबसे बेसिक पार्ट है केमिस्ट्री का। अगर आप नॉलेज लेना चाहते हैं कि केमिस्ट्री क्या है, इसका न्यूमेरिकल कैसे बनाना चाहते हैं, थ्योरी कैसे पढ़ना चाहिए, किस आधार पर इसका थ्योरी दिया गया, तो उसके लिए बेसिक है, फंडामेंटल हम लोग इसी को। तो सबसे पहला सवाल आता है बच्चों की केमिस्ट्री क्या है, व्हाट इज केमिस्ट्री। तो बहुत कोई अपने अपने तरीका से इसको परिभाषा या डेफिनेशंस दिया है। इट इज अ मिस्ट्री ऑफ केमिकल्स। भाई कैसे बोल दिया कि मिस्ट्री ऑफ केमिकल है, ये केमिकल का एक जादू है। जैसे आप लोगों ने 10th में या जूनियर सेक्शन में पढ़ा होगा, एसिड जो है वो सॉर इन द टेस्ट, खट्टा होता है, बेस जो कड़वा होता है। अगर हम दोनों को मिला देते हैं तो एक नया चीज बन जाता है सॉल्ट, जो नमकीन होता है। तो ऐसा नहीं कि इट इज द मिस्ट्री ऑफ केमिकल्स, नहीं, केमिकल का मिस्ट्री है लेकिन इट इज नॉट दैट डेफिनेशन, पर ये उसका डेफिनेशंस नहीं। क्योंकि केमिस्ट्री क्या है ये समझने के लिए सबसे पहले समझना पड़ेगा कि व्हाट केमिस्ट्री टेल अबाउट। हम लोग को केमिस्ट्री बताता किस चीज के, ये हम लोग को एक भौतिक जानकारी देता है। जैसे हम लोग अपने आसपास के चीजों में क्या ऑब्जर्वेशन करते हैं उसके बारे में हमको केमिस्ट्री बताता है। तो हम लोग जो भी आसपास की चीज देखते हैं, पढ़े होंगे सब, उसको हम लोग का पदार्थ बोलते हैं। क्या पदार्थ, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मैटर। कि व्हाट जितना भी ऑब्जर्वेशन करते हैं साइंस के अकॉर्डिंगली अगर बात करें तो दुनिया में जो भी चीज है वो सब क्या है, मैटर। और इसी के बारे में हम लोग को बताता है कौन, केमिस्ट्री। मतलब व्हाट इज केमिस्ट्री, इट इज ए ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स अबाउट द मैटर। ये पदार्थ के बारे में हम लोग को बताएगा।
डील करता है किसके बारे में, तो मैटर के। तो भाई क्या डील करेगा, ये नहीं कि करप्शन का डील कर रहा है, तो क्या डील करेगा। तो अगर हम किसी चीज पदार्थ के पढ़ना चाहते हैं तो क्या पढ़ेंगे उसके बारे में, हम क्या बताएं, साइंस सोचने का नाम। अब क्या पढ़िएगा, मान लीजिए पेन है, तो आप पेन के बारे में क्या पढ़ेंगे, ये किस चीज से बना है, इस लेंथ कितना है, ब्रेथ कितना है, हाइट कितना है, वजन, मास कितना है, वॉल्यूम कितना है, डेंसिटी कितना है, जो भी चीज आपको पढ़ना है, चाहे वो भौतिक यानी फिजिकल, चाहे वो केमिकल, वो सब हमको बताएगा कौन, किसी भी पदार्थ की संरचना हो यानी स्ट्रक्चर हो, कंपोजिशन हो यानी वो किस चीज से बना है, या उसमें कितने तरह का परिवर्तन हो सकते हैं, जैसे हम इसको गर्म कर देंगे पिघल जाता है, क्यों पिघलेगा, ये हमको कौन बताएगा, केमिस्ट्री। हम कभी ये सोचे कि अगर हम लोग पेन को हीटिंग करते हैं इट कैन बी मेल्ट, आइस को हीटिंग करते इट कैन बी मेल्ट, व्हाई शुड इट मेल्ट, ये हमको कौन बताएगा। जब हम अंडा को बॉईल करते हैं तो जम जाता है, जबकि वो भी हीट हो रहा है लेकिन वो क्या जम जाता है, तो कौन बताएगा, तो केमिस्ट्री। इसलिए केमिस्ट्री क्या है, इट इज ए ब्रांच ऑफ द साइंस दैट डील्स अबाउट द मैटर। तो व्हाट इट कैन बी डील, इट कैन बी डील अबाउट देयर कंपोजिशन, it can be deal about their structure, it can be deal about the arrangement of their composition particle, and it also deals about the effect of change of their compositions by heating, by giving pressure। मतलब किसी भी मैटर पे अगर हम हीटिंग करेंगे तो उससे क्या इफेक्ट हो सकता है, प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या है, सर बोलेंगे प्रेशर बढ़ाएंगे तो इसमें कोई इफेक्ट नहीं हो, हाँ सॉलिड में नहीं हो सकता है, लिक्विड और गैस में हो। आप एलपीजी पढ़े, एलपीजी क्या है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो गैस को कंप्रेस्ड करके किस में कन्वर्ट किया गया, लिक्विड में कन्वर्ट किया गया, तो वो हमको सब बताएगा कौन, तो केमिस्ट्री। कौन बताएगा, यानी केमिस्ट्री क्या है, तो ये एक ऐसा ब्रांच है जो हम लोग को मैटर के बारे में डिस्कशन करता है। मतलब अगर हमको डिफाइन करना हो कि व्हाट इज केमिस्ट्री, तो इट इज ब्रांच ऑफ साइंस that deals about matter। अब ये क्या डील करता है, तो about their composition, वो किस चीज से बना है, about their structure, उसमें अरेंजमेंट क्या है। अगर हम बोलते हैं कि हर मैटर एक ही कंपोजिशन से बना है, जिसको आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, किससे, तो छोटे छोटे एटम से मिलके, तो फिर कोई सॉलिड क्यों है, कोई लिक्विड क्यों है, कोई गैस क्यों, बिकॉज दे कैन हैविंग द डिफरेंट स्ट्रक्चर। जैसे हर बंदे के लिए 24 घंटा ही होता है, हर के पास सेम स्ट्रक्चर, सेम चीज है, सब चीज, लेकिन फिर कोई टॉप क्यों करता है, कोई फेल क्यों करता है। तो वैसे यहां पे ये इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में बताता है कि हाउ शुड दे आर अरेंज्ड, arrangement of the composition of particle, and it also deals and it explains effect of temperature, pressure, it is, ये है केमिस्ट्री। मतलब केमिस्ट्री is the branch of the science that deals about the matter, about their composition, about their structure, and it about the arrangement of the composition particles, and it also explain the effect of temperature and pressures। और ऐसे ब्रांच को हम लोग क्या नाम रखते हैं, यानी केमिस्ट्री लाइफ का एक सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। और इसलिए नहीं कि मैं केमिस्ट्री पढ़ाता इसलिए उसका पढ़ाई कर रहा हूं, लाइफ के हर इंपॉर्टेंस पार्ट पे या हर जगह पे आपको केमिस्ट्री दिखेगी। तो वैसे ही केमिस्ट्री क्या है, तो ब्रांच ऑफ द साइंस व्हिच कैन बी डील्स अबाउट द मैटर, अबाउट देयर कंपोजिशन, about their structure, about their arrangement of the composition particles, effect of temperature, pressure, etc। अब जब हम लोगों ने केमिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट किया, इस केमिस्ट्री को कितने भागों में बांटते हैं, हाउ कैन यू क्लासिफाई द केमिस्ट्री, बोला कितने ब्रांच में हम लोग बांटे। तो अगर हम लोग 12th के बेस पे बांटेंगे तो सिर्फ 3 ब्रांच में बांटे, फिजिकल केमिस्ट्री जिसमें हम लोग कंपोजिशंस के बारे में पढ़ते हैं, मतलब ये मैटर किस चीज से बना है और इसका स्ट्रक्चर अरेंजमेंट कैसा है। जैसे 10th में आप पढ़े होंगे क्या कि एटम बना है किसके, तो उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स है। इलेक्ट्रॉन कहाँ है, तो न्यूक्लियस के चारों तरफ है। न्यूक्लियस पे कहाँ, न्यूक्लियस के अंदर कौन है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, वो सब हमको पढ़ना है किसमें। गैसेस कौन सा लॉ फॉलो कर सकता है, वो सब हमको पढ़ना है किसमें, तो
फिजिकल केमिस्ट्री। यानी फिजिकल केमिस्ट्री बॉडी बता रहे हैं हम लोग को, किसी के फिजिकल स्टेट्स को डिफाइन करना होगा, उसमें इफेक्ट डिफाइन करना होगा, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, प्रेशर बढ़ाने से क्या होगा, व्हाट इज द कंपोजिशंस एंड हाउ शुड दे अरेंज, ये सब हमको पढ़ना है इसमें, तो फिजिकल केमिस्ट्री। और इसी का हम लोग दूसरा ब्रांच रखे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको अकार्बनिक रसायन बोलते हैं। अब बॉडी है अकार्बनिक मतलब इसमें कार्बन नहीं होना चाहिए, तो बोला ये ऐसा ब्रांच है केमिस्ट्री का जिसमें हम लोग मेटल और नॉन मेटल एंड देयर कंबाइनिंग सब्सटेंस के बारे में पढ़ते हैं। मतलब जो मेटल से बनता है, मेटल सबको पता होगा, धातु, आयरन, कॉपर, सिल्वर, सिर्फ इसमें कार्बन के कंपाउंड्स को नहीं लेना, वो भी जो ऑर्गेनिक में आता है, जो इसका थर्ड ब्रांच है, जो हम लोग को लिविंग ऑर्गेनिजम्स मिलता है। वैसे इनऑर्गेनिक का मतलब हो गया इट इज ए ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स अबाउट द मेटल एंड नॉन मेटल एंड देयर कंपाउंड्स। जैसे मेटल और नॉन मेटल से बनने वाले कंपाउंड, बहुत से उसके प्रॉपर्टीज के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में, प्रिपरेशन के बारे में। जैसे अगर हमको NaCl बनाना है तो कैसे बने, उसका प्रॉपर्टीज क्या हो सकता है। मान लीजिए बेकिंग सोडा पड़े होंगे तो कैसे बनाना है, उसका प्रॉपर्टीज क्या है, वो सब हमको किसमें पढ़ना है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यानी इनऑर्गेनिक में जो डील होता है वो मेटल्स और नॉन मेटल एक्सेप्ट कार्बन, पर वो कार्बन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलता है वो हम लोग को स्पेशल ब्रांच में रखा गया, क्या, ऑर्गेनिक। यानी व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो ऑर्गेनिक वर्ड का ही मतलब होता है जो ऑर्गन यानी लिविंग ऑर्गन से मिलता है वो सब कहलाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मतलब ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच कैन बी डील्स अबाउट द ऑर्गेनिक सब्सटेंस। फिर ये क्या डील करेगा, तो वही कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज, वो सब हमको बताएगा इसमें, लेकिन सिर्फ किसके बारे में, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड। अभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होता है, व्हाट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो इसमें ना बहुत सा डेफिनेशन दिया गया। जैसे सबसे पहला जो डेफिनेशन दिया गया कि दोस कंपाउंड दैट्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑब्टेन फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब जो हमको सजीव या एनिमल, मतलब प्लांट या एनिमल किंगडम से हम लोग को प्राप्त होते हैं, वैसे जितने भी कंपाउंड्स डायरेक्ट या इनडायरेक्ट फॉर्म, वो सब कहलाते हैं। जैसे मिल्क वो हमको डायरेक्ट मिलती है, जैसे हनी वो हमको डायरेक्ट मिलता है, लेकिन जो कॉटन है वो डायरेक्ट नहीं। तो there is a number of substance which can be obtained directly and indirectly. Such substance can be called organic compound. लेकिन वो किससे मिलने चाहिए, living organisms। ये सबसे पहला डेफिनेशन दिया गया। फिर बाद में इसका डेफिनेशन को चेंज किया गया कि those compound that can be formed या those compound that's parent element is carbon, जिसका parent element कौन होना चाहिए, तो कार्बन, and it can form compound with the any other elements, either hydrogen, nitrogen, oxygen, halogens by covalent bond। जैसे हम लोग 10th में पढ़ते हैं, it is the derivative of hydrocarbon, जो हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव्स जो आप लोग 10th में पढ़े होंगे, जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, सब इसी में पढ़े। तो ये बेसिक और 3 ब्रांच है जो हम लोग को पढ़ना होता है किसमें, 11th 12th के केमिस्ट्री में। कौन कौन, तो फिजिकल, इनऑर्गेनिक, और इसके अलावा एक होता है जो हम लोग एक्सपेरिमेंटल लैब में करते हैं, विच इज कॉल्ड द एनालिटिकल केमिस्ट्री, कि कितना एसिड मिलाना है, कितना बेस मिलाना है। इसके अलावा ब्रांच होता है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, इसके अलावा ब्रांच होता है क्या, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, इसके अलावा नंबर ऑफ ब्रांच। लेकिन हम लोग को 11th 12th पे बेसिक जो पार्ट है वो 3 ही पढ़ना होता है। कौन, तो फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, और थोड़ा बहुत एनालिटिकल्स पढ़ना। एनालिटिकल सिर्फ एक्सपेरिमेंट करने के लिए। तो ये हम लोग को अब सवाल है कि हम लोग केमिस्ट्री पढ़ेंगे क्यों। किसी भी चीज को अगर काम करते हैं तो सवाल ये जनरेट होता है कि आखिर इस काम से हमको फायदा है। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों पढ़ेंगे केमिस्ट्री। मैं भी यही सवाल पूछता था, आखिर हम लोग केमिस्ट्री क्यों पढ़ें। बोला अगर केमिस्ट्री नहीं होगा तो ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी नहीं होगा, दुनिया ही नहीं होगा। अगर हम केमिस्ट्री की भाषा में बात करें तो अगर केमिस्ट्री नहीं है तो दुनिया का विकास है, दुनिया ही नहीं। अगर हम जिंदा है तो केमिस्ट्री के चलते हैं। बोला कैसे सर, तो अगर सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कौन देता है, केमिस्ट्री।
अगर हम लोग खाना खा रहे हैं तो क्या खा रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन। तो फिर कौन दे रहा है? केमिस्ट्री। अगर हम क्या बताएं, एवरीथिंग दैट रिक्वायर्ड द केमिस्ट्री। केमिस्ट्री हर लाइफ के हर स्टेज पे आपको जरूरत पड़ेगा, चाहे हम किसी भी फॉर्म में चले जाएं, वी मस्ट हैव द इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। तो कुछ इंपॉर्टेंस हम लोग पढ़ते हैं सीक्वेंस वाइज। जैसे फर्स्ट इंपॉर्टेंस क्या है? तो फूड। तो पूरा का पूरा जो फूड है वो तो केमिस्ट्री। ऐसा नहीं किसी को भूख लगा तो करंट लाने से हटा दी, हाँ हो गया तेरा फूड, ऐसा नहीं हो सकता। केमिस्ट्री, अगर हमको फूड है तो हम लोग क्या खाएंगे? कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, ये सब कौन देता है? केमिस्ट्री। जो बना होता है कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट्स से, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, दैट इज ए पार्ट ऑफ द फूड। अगर हम दूसरा बात करते हैं एग्रीकल्चर में, तो वहां केमिस्ट्री का जरूरत है। जैसे सीड्स को अगर जल्दी डेवलप करना है तो फर्टिलाइजर देते हैं, तो कौन देता है? केमिस्ट्री। नहीं, ये तो पॉसिबल। अगर हम लोग पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं जो कीड़ा से बचाने के लिए, तो कौन दे रहा है? केमिस्ट्री। तो एग्रीकल्चर में नंबर ऑफ पार्ट है, हाइब्रिड सीड का जरूरत पड़ता है, वो कौन दे सकता है? तो केमिस्ट्री। तो एग्रीकल्चर में भी नंबर ऑफ सेक्टर है वेयर द केमिस्ट्रीज कैन बी रिक्वायर्ड। बिना केमिस्ट्री का इट इज नॉट पॉसिबिलिटी। थर्ड जो हम लोग देखते हैं वो मेडिसिन। अगर हम मेडिसिन का बात करें तो देयर इज ए केमिस्ट्री। ऐसा नहीं कि किसी को बुखार लग गया तो हवा भर के ठीक कर, प्रेशर देते हैं ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। उसके लिए क्या चाहिए? मेडिसिन। और मेडिसिन किससे बनाए? तो केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन का मतलब क्या है? केमिस्ट्री। तो मेडिसिन कैन बी रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर या टू कैन बी ऑब्टेन एज ए व्हाट ट्रीटमेंट ऑफ द, कोई भी ट्रीटमेंट हम लोग किस चीज में करते हैं? तो दो, या तो किसी को बहुत ज्यादा मान लीजिए वायरस डिजीज हो गया, या किसी का सर्जिकल हो गया, एक्सीडेंट हो गया, तब भी ट्रीटमेंट करने के हमको मेडिसिन चाहिए। तो सारा कौन देगा? केमिस्ट्री। अगर हम लोग ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम का बात करते हैं फोर्थ नंबर, तो हमको केमिस्ट्री चाहिए। फिजिक्स ना प्रोसेस दे सकता है, लेकिन केमिस्ट्री उसी को रन, जैसे फिजिक्स पूरा बाइक बना करके हम लोग को दे दिया, चलाएंगे कैसे उसे? और बाइक बनाने के लिए मेटल का जरूरत पड़ेगा। मेटल को, लकड़ी का बाइक तो बन नहीं सकता, बन भी गया ताकि उसको चलाएंगे बिना केमिस्ट्री। बोले नहीं सर इलेक्ट्रिसिटी से चलाएंगे, ठीक है इलेक्ट्रिसिटी चलाएंगे। इलेक्ट्रिसिटी में करंट लाने के लिए क्या चाहिए? मेटल। मेटल कौन दे सकता है? केमिस्ट्री। फिजिक्स हम लोग को प्रोसेस मैकेनिज्म डिराइव कर सकता है, लेकिन अगर उसको रन कराना है तो सिर्फ और सिर्फ जरूरत पड़ता है किसका? केमिस्ट्री का। किसी बाइक को देख लीजिए, फिजिक्स पूरा बाइक बना दे, केमिस्ट्री फ्यूल नहीं देगा तो पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन कौन देता है? केमिस्ट्री। सपोज घर में एसी लगा दिया पूरा, लेकिन उसमें जो गैस फिलअप होता है वो कौन दे सकता है? केमिस्ट्री। यानी अगर हम ट्रांसपोर्टिंग का बात करें तो केमिस्ट्री का जरूरत पड़ेगा। बिना फ्यूल का कभी ट्रांसपोर्टिंग पॉसिबल। अगर हम कुछ बोले नहीं सर सोलर एनर्जी, तो सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करने के लिए जो सोलर सेल बनाते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी, उसके लिए भी सिलिकॉन चाहिए, जो कौन देगा? केमिस्ट्री। कौन देगा? अगर हम फिफ्थ नंबर बात करें कंफर्टेबल लाइफ, तो फ्रिज है, एसी है, वो कौन बनाया? केमिस्ट्री। यानी लाइफ के हर सेक्टर में हम लोग को केमिस्ट्री का जरूरत है। अगर हम एजुकेशन का बात करें, अगर हम लिख रहे हैं तो इसमें जो इंक है वो कौन दे रहा है? केमिस्ट्री। यानी देयर इज अ लॉट ऑफ सेक्टर कि लाइफ के हर फंडामेंटल टाइम में या डेली हम लोग को केमिस्ट्री का जरूरत पड़ता है। बिना केमिस्ट्री का लाइफ सस्टेनेबल। और ऐसा नहीं कि सिर्फ केमिस्ट्री लाइफ के लिए, अगर किसी एग्जाम को भी क्रैक करना है, बड़े बड़े एग्जाम, उसके लिए केमिस्ट्री ही सबसे इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री अगर बेसिक फंडामेंटल अच्छा है तो इट हैविंग ए स्कोरिंग पेपर। क्या है वो? स्कोरिंग पेपर। अब आप लोगों ने इसका इंपॉर्टेंस तो पढ़ लिया कि भाई केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंस क्या है, कुछ हानिकारक भी है, कुछ खराबियां भी। तो व्हाट इज द डिसइंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री? केमिस्ट्री का डिसइंपॉर्टेंस है, बहुत सा डिसइंपॉर्टेंस भी होता है केमिस्ट्री। जैसे एग्जांपल, जैसे हम लोग एग्रीकल्चर में ज्यादा से ज्यादा फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, ज्यादा से ज्यादा हम लोग केमिकल यूज कर सकते हैं, जिससे नंबर ऑफ डिजीज क्रिएट कर रहे हैं। अगर कोई नया नया बीमारी क्रिएट कर रहा है तो कौन कर रहा है? केमिस्ट्री। लॉट ऑफ डिजीज दैट कैन अराइज विद द हेल्प ऑफ केमिकल सब्सटेंस, और वो कौन बना रहा है? केमिस्ट्री। तो ये फर्स्ट हो गया, इसमें नंबर ऑफ डिजीज क्रिएट करता है कौन? केमिस्ट्री। सेकेंड है जो वेपन्स क्रिएट कर रहा है। आज के डेट में देखते हैं छोटा छोटा झगड़ा होता है, तुरंत गोली बंदूक बम बारी होने लगता है, ताकि वो बम कौन बनाए? केमिस्ट्री।
या गोली, या हम लोग बुलेट्स देखते हैं या पिस्टल देखते हैं, वो कौन बना करके दिया? तो केमिस्ट्री। मैकेनिज्म इज गिवन बाय द फिजिक्स, बट उसमें जो रन कर रहा है वो केमिकल, और केमिकल कौन देगा? केमिस्ट्री। जिससे कि वॉयलेंस बढ़ता है, जब वॉयलेंस बढ़ता है तो इट इज डिस्ट्रॉइंग मटेरियल, जैसे एटम बॉम्ब है, एक बार गिरा दे पूरी दुनिया। तो आखिर कौन बनाया? केमिस्ट्री। कौन बनाया? थर्ड, आज के डेट में यंगस्टर्स में सबसे ज्यादा डेविएट हो रहे हैं किस चीज में? ड्रग्स में। ड्रग्स कौन बनाया? तो केमिस्ट्री। चाहे वो अल्कोहल हो, चाहे वो जो देखते हैं हीरोइन, चरस, गांजा, आखिर कौन बनाया सब? तो केमिस्ट्री। तो देयर इज ए व्हाट यू डिसइम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री इज आल्सो एप्लीकेबल, कि डिसइम्पोर्टेंस भी हम लोग को पढ़ना है, आगे केमिस्ट्री के ज्यादा यूज हम लोग के लिए घाटा क्या है? तो नंबर ऑफ डिजीज क्रिएट हो रहा है, डिस्ट्रॉइंग मटेरियल्स क्रिएट हो रहा है, ड्रग्स एडिक्शंस बढ़ते जा रहा है, जिससे कि फैमिली बर्बाद हो जाते हैं। आपको वो कौन बनाया सब? केमिस्ट्री। कौन बनाया? केमिस्ट्री। आज के डेट में जितना मिक्सअप मिलावट देख रहे हैं, आखिर वो कौन कर रहा है? तो केमिस्ट्री। जितना नकली हम लोग देखते हैं कि नकली मिल्क आ गया है, नकली ये है, नकली कुछ भी केमिकल्स के जरिए बनाया जा रहा था, आखिर वो कौन बना रहा है? तो केमिस्ट्री। तो अगर हम लोग 11th के फर्स्ट पेज खोलेंगे अगर एनसीईआरटी का, तो पहला चैप्टर है सम बेसिक कंसेप्ट इन केमिस्ट्री, और जिसमें फर्स्ट पेज में हम लोग को यही पढ़ना है कि व्हाट इज केमिस्ट्री, व्हाट इज इंपॉर्टेंस एंड डिसइम्पोर्टेंस ऑफ द केमिस्ट्री, इसके हार्मफुल इफेक्ट क्या है केमिस्ट्री। किसी भी चीज के लिए अच्छाइयां भी होता है तो किसी चीज का बुराइयां भी होता है। हम लोग बुराई को ज्यादा फोकस करते हैं, अच्छाई को कम नहीं। अब दोनों पे फोकस करना है कि इसमें अच्छाइयां भी है और बुराई। अब जब हम लोग केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंस और डिसइम्पोर्टेंस पढ़े तो पढ़ना है यहीं से चैप्टर से स्टार्ट, और ये इसका बेसिक है। फिर अगर किसी भी चीज को बढ़िया से अगर प्रिपरेशन करना है किसी कंपटीशन लेवल के लिए, तो जीरो से स्टार्ट करके पढ़ना हो। ये नहीं अब ये टॉपिक छोड़ दे, स्किप कर दे, ये तो आ रहा नहीं। अब उसके बेसिक एकदम डीपली नॉलेज से लेकर के पढ़िए। जैसे मैटर पढ़ना है कि व्हाट इज मैटर, जिसको पदार्थ बोलते हैं, क्या बता देंगे? एनीथिंग दैट ऑक्युपाइड स्पेस एंड पोजेस मास इज कॉल्ड द मैटर। मतलब दुनिया में कोई भी चीज जो जगह छेके और जिसमें भी भार है, मास, वो सब कहलाता है क्या? सब्सटेंस दैट ऑक्युपाइड स्पेस एंड पोजेस मास इज एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, दैट ऑक्युपाइड स्पेस and poses mass is called matter। यही पढ़ते हैं। अब हम लोग ना 11th 12 में थोड़ा सा इससे डिस्क्रिप्शंस में आगे बढ़े कि एनीथिंग दैट ऑक्युपाइड स्पेस एंड पोजेस मास एंड दे आर मेड ऑफ टाइनी स्मॉलेस्ट पार्टिकल, सब छोटे छोटे पार्टिकल से ही मिलके बना। ऐसा नहीं कोई बड़ा बृहद रूप आ गया, ऐसा नहीं। हम लोग का बॉडी दिखने में इतना बड़ा लेकिन बनता है सेल्स। बिल्डिंग चाहे 50 तल्ला क्यों, लेकिन बनना स्टार्ट होता है ईंट से। वैसे दे आर मेड अप ऑफ द टाइनी स्मॉलेस्ट पार्टिकल, वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बनता है, आर कॉल्ड मैटर। उसी को हम लोग ना मैटर कुछ भी देख सकते हैं, इसलिए साइंस जो होता है वो भूत को नहीं मानता। रीजन क्या है? ना तो जगह छेकता है ना उसमें बाहर है। कोई बताए साइंस भूत कितना जगह छेकता है या उसका कितना वजन है, 50 किलो का है कि 60 किलो का है कि 70 किलो का है, तो वो एक इमेजिनेशन। लेकिन साइंस किसको या केमिस्ट्री किसको मानता है? तो एनीथिंग दैट ऑक्युपाइड स्पेस एंड पोजेस मास इज कॉल्ड द मैटर। जो पहला जगह छेकना चाहिए और जिसमें भी भार होना चाहिए, वही को हम बोल सकते हैं क्या? मैटर। जैसे हम लोग सब कोई जानते हैं क्या, ये पेन है तो जगह भी छेक रहा है, इसमें भार भी है, मैटर। जैसे हवा भी जगह छेकता है, बैलून में देखते हैं हम लोग भर के, तब वो जगह ज्यादा छेकता है। या कोई भी खाली कंटेनर लीजिए, जग मग, उसको उल्टा करके पानी में डालिए, परपेंडिकुलर, देखिए पानी इंटर नहीं करता, इसका मतलब जरूर अंदर कुछ ना कुछ भरा हो। तो क्या भरा है भाई? गैस है जो जगह छेक ले। तो वैसे ही जो भी चीज जगह छेके और जिसमें भार होना चाहिए, वो सब कहलाता है क्या? पदार्थ। जैसे इसका एग्जांपल्स क्या हो सकता है? कुछ भी दे सकते हैं एग्जांपल, जैसे पेन भी दे सकते हैं। पर केमिस्ट्री की भाषा में देंगे तो मान लेते हैं आइस, जैसे मान लेते हैं CO2 है, जैसे मान लेते हैं वाटर है। एनीथिंग दैट ऑक्युपाइड स्पेस एंड पोजेस मास इज कॉल्ड मैटर। यानी जो भी जगह छेके और जिसमें भार है वो सब पदार्थ है।
अब प्रॉब्लम है कि हम लोग ना पदार्थ को क्लासिफिकेशन कैसे करें, मतलब इसको बांटना है, कितने टाइप के हम लोग इसको क्लासिफाई करें। हाउ कैन यू डिवाइड द क्लासिफिकेशन ऑफ द मैटर, व्हाट इज द वे ऑफ क्लासिफिकेशन एंड हाउ कैन यू क्लासिफिकेशन ऑफ, कैसे बांटे हम लोग पदार्थ। तो क्लासिफिकेशन करने के लिए ना दो प्रॉपर वे बनाया है। एक वे को हम लोग बोलते हैं बाय फिजिकल क्लासिफिकेशन और एक वे को बोलते हैं हम लोग केमिकल क्लासिफिकेशन। अब ये फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन क्या है? हाउ कैन यू क्लासिफाई द मैटर? तो क्लासिफिकेशन कैन बी ऑलवेज प्रेफरेंस विद द हेल्प ऑफ टू डिफरेंट वे। फर्स्ट वन इज कॉल्ड द बाय फिजिकल क्लासिफिकेशन, सेकंड वन इज कॉल्ड द केमिकल क्लासिफिकेशन। अब ये फिजिकल क्या और केमिकल क्या? तो फिजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब होता है जिसको हम लोग सेंस ऑर्गन के मदद से क्लासिफिकेशन करते हैं, दैट इज कॉल्ड द टाइप ऑफ। जैसे हम देख करके बोल सकते हैं, महसूस करके बोल सकते हैं, सेंस ऑर्गन। जैसे हम देख के बोल सकते हैं कि सॉलिड है, हम महसूस, हम हवा को देख नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं कि हाँ यहाँ हवा है। जैसे कोई डीओ लगाता है, हम लोग महसूस करते, देखते नहीं क्या वो डीओ में एक्स लगा है कि वाई लगा है कि जेड लगा है, लेकिन वी कैन फील कि वो कोई परफ्यूम लगा है। तो वैसे यहाँ पे फिजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब होता है विद द हेल्प ऑफ सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन का मतलब है आपको देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, दैट्स आर क्लासिफिकेशन विद द फिजिकल। और सेकेंड जो क्लासिफिकेशन हम लोग जानते हैं वो है केमिकल क्लासिफिकेशन। तो व्हाट इज केमिकल क्लासिफिकेशन? विद द हेल्प ऑफ कंपोजिशन पार्टिकल, मतलब ये किस चीज से बना है। जैसे हम लोग किसी लड़के को देख करके बोल सकते हैं कि नहीं वो शरीफ है, नहीं दिखने में स्मार्ट है, ये है, तो भाई शरीफ लड़का होगा। आप कैसे पता चलेगा कि शरीफ है कि बदमाश? जब आप उसके साथ टाइम स्पेंड करिए तब पता चलेगा। हम लोग सोचे तो शरीफ थे लेकिन है बदमाश। तो वैसे ही केमिकल क्लासिफिकेशन का मतलब है विद द हेल्प ऑफ द कंपोजिशन। जैसे ये पेन हमको दिखने में लग रहा है कि पेन है, लेकिन कौन सा कलर चलेगा, रेड, ब्लू, येलो, ग्रीन, कैसे पता है? तो जब हम लिखेंगे तब। तो वैसे ही केमिकल क्लासिफिकेशन का मतलब है विद द हेल्प ऑफ देयर केमिकल कंपोजिशन, मतलब वो किस चीज से बना है उसके आधार पर जब हम लोग उसको डिवाइड करते हैं तो दैट इज कॉल्ड द केमिकल क्लासिफिकेशन। और सेंस ऑर्गन से डिवाइड करेंगे दैट इज कॉल्ड द फिजिकल क्लासिफिकेशन। तो हम लोग को इसको क्लासिफाई करना, तो इसको लेना है। देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर को ना हम बताया था कि दो वे से कर सकते हैं, एक होता है फिजिकल क्लासिफिकेशन और एक होता है केमिकल क्लासिफिकेशन। और ये जो फिजिकल क्लासिफिकेशन है वो सेंस ऑर्गन की मदद से। तो विद द हेल्प ऑफ सेंस ऑर्गन हम लोग कोई भी मैटर को तीन पार्ट में डिवाइड करें, सॉलिड जो सबको पता है, लिक्विड और गैस। तो सॉलिड क्या होता है एंड व्हाट कि दोज मैटर दैट हैव डेफिनिट शेप, साइज एंड वॉल्यूम। अगर हम लोग बचपन से इतना ही लिखते आ रहे हैं, थोड़ा सा और लिखना पड़ेगा कि their constituent particles are closely packed together, इसलिए इसका shape, size, volume सब definite। और liquid क्या होता है? तो those matter that having indefinite shape and size, मतलब shape और size तो indefinite है, लेकिन volume क्या होगा? definite। volume का मतलब जगह छेदने का capacity, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? और इसमें ना कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर सम फार अवे फ्रॉम ईच अदर, मतलब थोड़ा थोड़ा दूर होता है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। और गैस किसको हम लोग बोलते हैं? तो जिसमें कुछ भी डेफिनेट नहीं, कुछ भी का मतलब शेप, साइज और वॉल्यूम, यानी दोज मैटर्स दैट हैव इनडेफिनिट शेप, साइज एंड वॉल्यूम एंड देयर पार्टिकल्स आर मच फार अवे फ्रॉम ईच अदर, जिसका पार्टिकल बहुत दूर दूर है एक दूसरे से, ऐसे मैटर को हम लोग क्या बोलते हैं? तो और साइंटिफिकली ना इसको तीन ही पार्ट में बांटा गया, लेकिन दो और है जो अप्रूव अभी नहीं है, जिसको एक को हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा और एक सेमी सॉलिड। जैसे सेमी सॉलिड में जितना भी जेल हम लोग देखते हैं जो कोलाइडल सॉल्यूशंस में पढ़ना है, तो वैसे देयर इज ए व्हाट वन इज ए प्लाज्मा। प्लाज्मा का मतलब होता है कि इसमें नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल रहता है लेकिन बहुत छोटे छोटे फॉर्म, व्हिच कैन बी लुकिंग लाइक ए सिंगल फेज, जो दिखने में तो एक जैसा लगे, जैसे मिल्क। अगर हम मिल्क ऑब्जर्वेशन करें तो हम लोग को लिक्विड रहता है, लेकिन उसमें क्या है कि सॉलिड के भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। अगर चेक करना है तो कुछ नहीं करना है, आज 1 किलो दूध ला, एक तो नींबू गाला,
तो जैसे हम लोग दूध में नींबू डालते हैं या कोई भी एसिड डालते हैं, देखते हैं कि हम लोग दूध फट जाता है। तो फटने का मतलब क्या है, लिक्विड कभी फट नहीं सकता। उसके जो सॉलिड पार्टिकल था और लिक्विड पार्टिकल था दोनों सेपरेट हो गए। क्या हो गया, सेपरेट। तो पढ़ना है वो भी आगे, लेकिन कोलाइडल सॉल्यूशंस के नाम कि उसमें ना नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रहता है, लेकिन वो वेरी स्मॉल साइज, इसलिए हम लोग को नेकेड आई से नहीं दिखता है। जैसे ब्लड में भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ब्लड जब भी हम लोग चेक करना है तो कुछ मत करिए, हाथ काटिए, एक ग्लास ब्लड निकाल। अब ऐसा करना नहीं, प्रैक्टिकल ही नहीं कि चेक कर लेते हैं, सही बोले थे नहीं। अगर हम ऑब्जर्वेशन करेंगे तो थोड़ा देर के बाद देखेंगे उसमें सॉलिड अलग हो जाएगा, लिक्विड अलग हो जाएगा, क्योंकि उसमें प्लेटलेट्स होते हैं। तो वैसे दे आर द साइंटिफिकली हम लोग को तीन ही पढ़ना है, कौन कौन, सॉलिड, लिक्विड, वैसे देयर इज ए केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे होता है, तो कंपोजिशन के आधार। इसको पहले हम लोग दो पार्ट में बांटे, प्योर सब्सटेंस और एक क्या, मिक्सचर। व्हाट ही बता रहा है कि व्हाट इज प्योर सब्सटेंस, those matter that are made up of only one kind of constituent particle, मतलब ऐसे पदार्थ जो किसी एक कण से मिलकर के निर्माण। एक कण का मतलब सिंगल कण में एक ही प्रकार। जैसे अगर हम आयरन रॉड ले लेंगे, पूरे बड़ा है, तो इसमें सिर्फ आयरन के पार्टिकल्स होंगे। ऐसा नहीं यहाँ आयरन है तो यहाँ गोल्ड हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो वैसे को हम लोग क्या बोलते हैं, प्योर सब्सटेंस। क्या बोलेंगे, प्योर। लेकिन जहां एक से ज्यादा पार्टिकल्स हो गया उसको क्या बोलते हैं, मिक्सचर। क्या बोलेंगे, मिक्सचर। वैसे ये जो प्योर सब्सटेंस है उसको फर्दर बांटा गया दो टाइप में, एक को हम लोग बोलते हैं एलिमेंट और एक को बोलते हैं कंपाउंड। एलिमेंट क्या होता है, तो दोज प्योर सब्सटेंस दैट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर एटम, मतलब इसको हिंदी में हम लोग तत्व बोलते हैं। क्या, तो व्हाट इज एलिमेंट, those pure substance that smallest particles are constituent atom, मतलब इसके सबसे छोटा पार्टिकल जो होगा वो एटम। और ये फ्री स्टेट में हो भी सकता है और फ्री स्टेट में नहीं भी हो सकता है। जैसे आयरन एक ही रहता है Fe, लेकिन हाइड्रोजन कभी फ्री स्टेट में नहीं रहता, जब रहता है H2 के फॉर्म, इसमें H2 के फॉर्म। वैसे एलिमेंट के थ्री टाइप हम लोग पढ़ते हैं, कौन कौन, तो मेटल, सबको पता है मेटल क्या है, जिसको हम लोग आयरन, कॉपर, सिल्वर। नॉन मेटल, सबको ये भी पता है कि नॉन मेटल किसको। और उसके बाद क्या, मेटेलॉइड। जैसे मेटल हम लोग सबका डिफाइन पढ़ते हैं, तो डेफिनेशंस मिलेंगे, अभी जानना है कि कितने टाइप क्या है। तो एक मेटल का मतलब दोज एलिमेंट दैट रिप्रेजेंट द मेटालिक प्रॉपर्टीज। व्हाट इज मेटालिक प्रॉपर्टी, वो हार्ड हो सकता है, टफ हो सकता है। हार्ड टफ हो नहीं हो, लेकिन दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। अगर कोई बोले कि मेटल का एक सेंटेंस में डिफाइन करो तो इट इज ऑलवेज टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन, मतलब मेटल वही हो सकता है जो इलेक्ट्रॉन को हमेशा डोनेट या दान करता हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं। वैसे नॉन मेटल क्या होगा, तो नॉन मेटल वही हो सकता है जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, या बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होना चाहिए। दैट्स आर, जैसे हाइड्रोजन, जैसे हम लोग जानते हैं ऑक्सीजन, कार्बन, तो दीज आर द नॉन मेटल्स। अब मेटेलॉइड कौन होता है, तो दोज एलिमेंट दैट रिप्रेजेंट सम प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड सम प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल्स। कुछ मेटल का भी प्रॉपर्टी है, कुछ नॉन मेटल का, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम। वैसे कंपाउंड्स भी दो तरह का। व्हाट इज कंपाउंड, तो व्हेन टू एलिमेंट्स आर कंबाइंड टुगेदर इन डेफिनिट रेशियो ऑफ मास, अगर हम दो एलिमेंट को आपस में कॉम्बिनेशन करा दें डेफिनिट रेशियो ऑफ मास से, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, कंपाउंड। और अगर हम इनडेफिनिट रेशियो ले लें तो उसी को कहा जाता है क्या, मिक्सचर। तो कंपाउंड्स के भी दो पार्ट है, एक ऑर्गेनिक जो हम बताए थे कि या तो लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन होगा, या इसका बेसिक या पेरेंट एलिमेंट कौन होता है, कार्बन। यानी दोज कंपाउंड दैट्स पेरेंट एलिमेंट इज कार्बन एंड दे आर ऑलवेज फॉर्म कंपाउंड विद द हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, अदर एलिमेंट्स। और नेक्स्ट क्या है, तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो मेटल और नॉन मेटल से मिलकर, दोज कंपाउंड दैट ऑब्टेन बाय कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स। ऐसे पार्ट हम लोग, जैसे NaCl, जैसे H2O, जैसे CO2, these are the inorganic compound। और ऑर्गेनिक में क्या होता है, जैसे मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, एसिटिक एसिड, बेंजोइक एसिड, वो सब किसमें पढ़ना है। फिर हम लोग सबका डेफिनेशन पढ़ेंगे, अभी सिर्फ डिस्क्रिप्शन बता रहे हैं। मिक्सचर क्या है,
बोला when two or more substance are mixed together in any ratio, मतलब हम दो या दो से अधिक चीज को किसी भी रेशियो में मिला दें उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिक्सचर। जैसे मिक्सचर नाम पड़े, अब उसमें बादाम ज्यादा हो या कम हो मिक्सचर ही कहलाएगा। वैसे ये मिक्सचर है, इट इज प्रेजेंट इन द एनी रेशियो। वैसे इसका दो पार्ट है, वन इज होमोजेनियस एंड अनदर इज हेटेरोजेनियस। अब होमोजेनियस क्या है? Those mixture that present in a single phase after the mixing of component, मतलब हम जितना भी चीज मिला दें दिखने में हमको एक जैसा लगना चाहिए। जैसे चीनी और पानी को मिला दें, उसमें नमक मिला दें, नींबू मिला दें, सब हमको एक जैसा दिखता है। इट इज कॉल्ड दिस इज स्टील। बना किससे? तो आयरन से, कार्बन से, एल्युमिनियम से, लेकिन दिखने में कहाँ लगता है कि आयरन है, कार्बन सब एक जैसा। जैसे गोल्ड का ऑर्नामेंट है, प्योर गोल्ड ना 24 कैरेट होता है जिससे हम लोग कुछ भी नहीं बना सकते, लेकिन गोल्ड में 20 या 22 कैरेट जिसमें मिक्सचर रहता है, तो कहाँ पता चलता है? तो जिसमें एक जैसा हम लोग को दिखने में लगे वो कहलाता है होमोजेनियस, लेकिन विच प्रेजेंट इन द डिफरेंट फेज दीज आर कॉल्ड द हेटेरोजेनियस। जैसे ऑयल और वाटर, पानी में अगर हम तेल मिला दें तो दे आर प्रेजेंट इन द डिफरेंट लेयर, एक ऊपर लेयर बनाएगा एक नीचे। जैसे हम पानी में बालू डालते हैं तो दीज आर कॉल्ड द हेटेरोजेनियस। तो आप लोग इसको कॉपी करिए फिर आगे।